हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरह अंग्रेजों ने अवध राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। इस वीडियो में हम देखेंगे मैसूर राज्य के विषय में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैसूर राज्य। मैसूर राज्य की अगर बात करें तो जो इसकी स्थापना थी वो 1565 ईस्वी में जब तालीकोटा का युद्ध होता है, उस समय विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी। तो 1565 में तालीकोटा के युद्ध के पश्चात जब विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ और उसके बाद 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय द्वारा मैसूर में वडियार राजवंश की स्थापना की गई। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो वडियार राजवंश था उसी का एक शासक राजा चिक्का कृष्णराज शासक बना, लेकिन जो वास्तविक शक्ति थी वो उसके मंत्रियों के पास थी। उसके जो मंत्री थे वो थे देवराज और नंजराज। आगे देखते हैं हैदर अली का उत्थान, क्योंकि इस वीडियो में हम हैदर अली का जो पुत्र था टीपू सुल्तान उसके विषय में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं हम कि हैदर अली का उत्थान कैसे हुआ। तो हैदर अली के उत्थान की अगर बात करें तो ये हैदर अली क्या था, नंजराज के अधीन सिर्फ एक सैनिक था, यानी कि एक सैनिक से लेके वो मैसूर का शासक कैसे बना उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। 1755 ईस्वी में क्या हुआ, नंजराज ने उसे डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर दिया। उसने खांडे राव को अपना सलाहकार बनाया। जो हैदर अली था उसने खांडे राव नामक व्यक्ति को अपना सलाहकार नियुक्त किया। 1755 ईस्वी में ही उसने क्या किया, फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। इसके बाद क्या हुआ, श्रीरंगपट्टनम पर उसने आक्रमण किया और जो नंजराज था जिसने उसको सूबेदार बनाया था उसको बंदी बना लिया। और उसके बाद क्योंककि जो नंजराज था वो वहां के राजा का संरक्षक था, यानी कि पूरी शक्ति उनके हाथ में थी, तो वो क्या था, जो हैदर अली था स्वयं राजा का संरक्षक बन गया। उसके बाद क्या हुआ, 1761 ईस्वी में राजा के स्थान पर वो खुद ही शासक बन गया। तो इस तरह से वो मैसूर का शासक बन जाता है। आगे शासक बनने के बाद उसके साम्राज्य विस्तार की बात करें तो साम्राज्य विस्तार हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध तथा पानीपत का तृतीय युद्ध के कारण साम्राज्य विस्तार का हैदर अली को मौका मिलता है। उस समय दक्षिण भारत में क्या था, अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे, साथ में हैदराबाद और कर्नाटक, ये सारे जो राज्य थे या जो अंग्रेज थे वो कर्नाटक के युद्धों में बिजी थे। साथ ही साथ पानीपत का तृतीय युद्ध भी चल रहा था, तो मुगल बादशाह और जो पूरे मराठे वगैरह थे वो पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या बोलते बिजी थे। तो इस टाइम पे क्या था, हैदर अली को मौका मिल गया, उसने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया, क्योंकि उसकी शक्ति को चुनौती देने वाले जो लोग थे वो अपने किसी न किसी युद्ध में बिजी थे। उसने क्या किया, उसने बेदनूर, सुंडकनारा, सेरा, गुंटी पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा बल्लापुर, रायदुर्ग और चित्तलदुर्ग के सरदारों को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। इसके बाद उसने क्या किया, राजधानी को मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थानांतरित कर लिया। हैदर अली के उत्कर्ष से मराठा निजाम तथा अंग्रेजों को ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि इसकी शक्ति बहुत जल्दी बढ़ रही थी, तो इसकी बढ़ती हुई शक्ति उनको पसंद नहीं आ रही थी। फिर 1704 ईस्वी में क्या हुआ, मराठों के साथ इसका एक युद्ध हुआ। उसमें पेशवा माधव राव ने हलीबली के मैदान में एक युद्ध में इसको पराजित कर दिया और मैसूर के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। फिर 1765 ईस्वी में ही मराठाओं के साथ इसको एक संधि करनी पड़ी, जिसके जरिए इसने गुंटी और सवानूर के जो जिले थे वो मराठों को दिए और साथ ही साथ 32 लाख रुपए भी उनको दिए। इसके बाद 1765 ईस्वी में ही अंग्रेजों की सहायता से निजाम ने भी इन पर आक्रमण किया, क्योंकि सभी इसकी शक्ति से भयभीत थे, तो किसी ना किसी तरह वो इसकी शक्ति को कम करना चाहते थे। तो 1765 में निजाम ने अंग्रेजों की सहायता से इस पर आक्रमण किया। इसके अलावा अगर हैदर अली की बात करें तो उसने मैसूर की चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए दान भी दिया था। तांबे तथा सोने के सिक्कों पर शिव, पार्वती तथा विष्णु की मूर्तियां भी उसने अंकित कराई थी। आगे देखते हैं कि जो हैदर अली और अंग्रेज थे उनके बीच जो युद्ध हुए, जिन्हें हम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध थे वो कुल 4 युद्ध हुए। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो समय था वो 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक था। नेतृत्व की बात करें तो हैदर अली इसका नेतृत्व कर रहा था और अंग्रेजों की तरफ से जनरल जोसेफ स्मिथ इसका नेतृत्व कर रहा था। इस टाइम पे अंग्रेजी गवर्नर की बात करें तो वो वेरेलस्ट था। इसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो संधि होती है वो थी 1769 ईस्वी में हुई मद्रास की संधि। अगर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों को देखें तो कारण क्या थे इसके, एक तो सबसे बड़ा मेन कारण यही था कि हैदर अली की फ्रांसीसियों से मित्रता
ज़्यादा हो रही थी और अंग्रेज फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, यानी कि उनमें आपसी प्रतिद्वंदिता थी, जिसके कारण वो हैदर अली के भी दुश्मन बन गए थे। साथ ही साथ हैदर अली तथा कर्नाटक के जो नवाब थे, उनके मध्य उत्तरी सरकार जो क्षेत्र था, उसको लेकर विवाद चल रहा था। 1767 ईस्वी में ही हैदर द्वारा कन्नड़ के तट पर अंग्रेजी बेड़ों को नष्ट करना भी इस युद्ध का कारण बना। इसके बाद अंग्रेजों ने निजाम से संधि कर ली और उत्तरी सरकार का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि उत्तरी सरकार क्षेत्र के लिए निजाम से संधि के बाद, यानी कि जो निजाम था, कर्नाटक का जो नवाब था वो और हैदर अली के मध्य जो विवाद था वो अब अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हो गया, क्योंकि जो अंग्रेजों ने क्या था, निजाम से संधि कर ली थी। आगे मराठा निजाम तथा अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ त्रिगुट का निर्माण कर लिया। अब जब ये सारे कारण बन गए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के, तो जो अंग्रेज थे उन्होंने मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिलाकर हैदर अली के खिलाफ एक गुट का निर्माण कर लिया। फिर हैदर अली बहुत चालाक था, उसने क्या किया, 35 लाख रुपए देकर मराठों को तथा अपने समर्थक महफूज खां के प्रभाव से निजाम को त्रिगुट से अलग कर दिया। हैदर अली तथा निजाम की सेना जोसेफ स्मिथ के द्वारा 1767 ईस्वी में चंगमाधार तथा त्रिनोमाली के युद्ध में पराजित हो गई। अब हैदर अली और निजाम की जो सेना थी, जब वो अंग्रेजों के साथ भिड़ी तो उसमें जो जोसेफ स्मिथ था उसके द्वारा वो पराजित हो गई। इससे निजाम क्या था, घबरा गया और वो पुनः जाकर अंग्रेजों से मिल गया। आगे फिर क्या हुआ, हैदर अली पर दो तरफ से फिर अंग्रेजों ने आक्रमण किया। तो हैदर अली पर जो दो तरफ से आक्रमण हुआ, तो पहला बंबई की ओर से कर्नल वुड के द्वारा किया गया और दूसरा मद्रास की ओर से जोसेफ स्मिथ के द्वारा किया गया, जिसमें क्या था, हैदर अली द्वारा ये दोनों ही पराजित हो गए, यानी कि हैदर अली ने युद्धों में विजय रहा। फिर बाद में अंग्रेजों को मजबूर होकर 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि हैदर अली के साथ करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार क्या था, एक दूसरे के जो विजित प्रदेश थे वो दोनों ने एक दूसरे को लौटा दिए। अंग्रेजों ने हैदर को क्षतिपूर्ति प्रदान की और संकट में साथ देने का वचन भी दिया। भारतीय ताकतों में अगर बात करें तो हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। आगे देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें भी हैदर अली और जो अंग्रेज थे वो ही पक्ष और विपक्ष में थे। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो जो इसका समय था वो 1780 से लेके 84 तक था। नेतृत्व की बात करें तो एक तरफ हैदर अली तो दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो, कर्नल वेरी और आयरकूट थे। अंग्रेजी गवर्नर की अगर बात करें तो इस टाइम पे वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेजी गवर्नर था। इसमें जो होने वाली संधि थी, संधि की बात करें तो मंगलौर की संधि हुई, लेकिन मंगलौर की संधि हुई किस किस के मध्य थी, तो टीपू और अंग्रेज, जो अंग्रेजों में था वो जॉर्ज मेरकाटनी था, उनके मध्य हुई थी। इसके कारणों की बात करें तो कारण क्या थे, 1771 ईस्वी में मराठों का मैसूर पर आक्रमण हुआ और अंग्रेजों ने उनकी सहायता नहीं की, क्योंकि पहली जो संधि थी मद्रास की संधि, उसमें यह तय हुआ था कि अगर हैदर अली पर कोई भी बाहरी शक्ति आक्रमण करती है तो अंग्रेज उसका साथ देंगे। लेकिन 1771 ईस्वी में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की, यानी कि जो मद्रास की संधि थी उसका उल्लंघन किया गया। इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा माहे पर अधिकार कर लिया गया, जो कि हैदर अली के क्षेत्र में एक फ्रांसीसी बस्ती थी, तो ये भी उस युद्ध का कारण बना। तीसरा क्या था, उसके बाद हैदर अली ने क्या किया, एक त्रिगुट का निर्माण किया अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें हैदर अली स्वयं, इसके अलावा मराठों के साथ 1775 से लेकर 82 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। इस वजह से मराठे भी अंग्रेजों के खिलाफ आकर हैदर अली से मिल गए थे। इसके अलावा जो निजाम था वो भी हैदर अली से आकर मिल गया, क्योंकि गुंटूर और बालाघाट की जो दीवानी थी उसके 7 लाख रुपए जो बकाया थे वो अंग्रेजों ने जो निजाम था उसको नहीं दिए थे। तो इस वजह से निजाम भी अंग्रेजों से नाराज था और वो भी हैदर अली के साथ आकर अंग्रेजों के खिलाफ मिल जाता है। फिर आगे क्या होता है, 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेज इससे नाराज हो गए, क्योंकि कर्नाटक का जो नवाब था वो अंग्रेजों का मित्र था। हैदर अली के विरुद्ध युद्ध की अंग्रेजों ने घोषणा कर दी। 2 सेनाएं भेजी गईं, एक तरफ से हेक्टर मुनरो की तरफ से मद्रास की ओर से और दूसरी कर्नल वेली गुंटूर से। हैदर अली के द्वारा दोनों को ही पराजित कर दिया गया। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने सर आयरकूट के नेतृत्व में सेना भेजी। 1781 ईस्वी में हैदर अली की पराजय पोर्टो नोवा और पोलिनोर के युद्धों में हो गई, यानी कि जो आयरकूट था वो उसने हैदर अली को पोर्टो नोवा और पोलिनोर के युद्धों में हरा दिया। अब इस हार के बाद क्या हुआ, जो मराठे थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया। हार की वजह से नहीं छोड़ा था, जो मराठे थे उन्होंने जो हैदर अली का साथ था वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की वजह से ही मराठे हैदर अली के साथ आए थे, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों के साथ इनका भी युद्ध चल रहा था। तो वही दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली कहावत थी। तो जो मराठे थे वो हैदर अली के साथ मिल गए, लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे, उन्होंने क्या किया, जो दो तरफ युद्ध उनको लड़ना पड़ रहा था, एक तरफ हैदर अली के द्वारा और दूसरी तरफ मराठों से। तो उन्होंने क्या किया, मराठों से सालबाई की संधि कर ली 1782 में और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया, जिसकी वजह से जो मराठे थे उनको अब अंग्रेजों से लड़ने का कोई मतलब कारण रह नहीं गया था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, हैदर अली का साथ छोड़ दिया। उसके अलावा जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, निजाम को जो गुंटूर की वजह से
जो निज़ाम अंग्रेजों से नाराज हो गया था और वो हैदर अली के साथ आकर मिल गया था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, गुंटूर निज़ाम को वापस कर दिया और इसी कारण वह भी युद्ध से अलग हो गया, यानी कि अब हैदर अली अकेला हो गया। 6 दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान ने बाद में युद्ध जारी रखा, जो उसका पुत्र था वो अंग्रेजों के साथ इस युद्ध को जारी रखता है। इसके अलावा दूसरी तरफ से जो आयरकूट था, अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी मृत्यु युद्ध में नहीं होती, युद्ध से अलग स्थान पर होती है। 1783 में टीपू ने बैदनोर पर अधिकार कर लिया, यानी कि टीपू जो उसका नेतृत्व करने लगा था, अब उसने बैदनोर पर अधिकार कर लिया। 1783 में ही अंग्रेजों ने पालाघाट और कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया और अंततः टीपू ने अंग्रेजों के साथ मंगलौर की संधि कर ली, यानी कि टीपू उनका मुकाबला ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाया, इसलिए उसने अंग्रेजों से संधि करना ही सही समझा और मंगलौर की संधि दोनों के मध्य हो गई। अब मंगलौर की संधि की जो शर्तें थी वो क्या थी, टीपू और जॉर्ज मैकटेनी के मध्य संधि हुई, विजित प्रदेश एक दूसरे को वापस कर दिए गए, साथ ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार का वादा भी किया गया। लेकिन जो वॉरेन हेस्टिंग्स था अंग्रेजी गवर्नर, उसको यह संधि पसंद नहीं थी। आगे देखते हैं कि टीपू सुल्तान का उत्कर्ष कैसे हुआ। अभी तक हम हैदर अली को पढ़ रहे थे और हैदर अली ने प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो मैसूर राज्य था उसका नेतृत्व किया था। अब आगे उसका पुत्र टीपू सुल्तान 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद शासक बनता है और 1799 ईस्वी तक शासक रहता है। तो टीपू के बारे में देखते हैं। टीपू क्या था, नई रीति चलाने वाली एक अशांत आत्मा है, ऐसा थॉमस मुनरो ने उसके विषय में कहा था। बादशाह की उपाधि उसने धारण की, वर्ष एवं महीनों के नाम हिंदू के स्थान पर अरबी भाषा में रखे और आधुनिक कैलेंडर को भी तैयार उसने करवाया। सिक्का ढलाई की नई तकनीक का उसने प्रयोग किया, नाप तोल के आधुनिक पैमाने भी शुरू किए। श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की, यानी कि फ्रांसीसियों की सहायता से उसने अपने जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, उसमें जैकोबियन क्लब की स्थापना की। साथ ही वह स्वयं को नागरिक टीपू कहा करता था। श्रीरंगपट्टनम में ही उसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। इसके अलावा उसने अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुतुनिया और मॉरिशस में अपने दूत भी भेजे। इसके अलावा जो पूर्णिया और कृष्णराव थे उसके प्रमुख हिंदू मंत्री थे। फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट रिपो की उसने अपनी सेना में भर्ती या नियुक्ति की थी। आगे देखते हैं, श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए उसने धन भी दिया था और जो श्रृंगेरी मंदिर था उसको जो नष्ट किया था वो 1791 ईस्वी में जो मराठाओं ने आक्रमण किया था उससे वो क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी बाद में टीपू ने मरम्मत करवाई। टीपू के सिक्कों पर भी शिव पार्वती के चित्र अंकित हैं। टीपू प्रतिदिन रंगनाथ मंदिर भी जाया करता था, यानी कि कुल मिला के अच्छा शासक था। आगे देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि दो युद्ध जो हैदर अली था और अंग्रेज उनके मध्य हुए थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू और जो अंग्रेज थे उनके मध्य लड़ाई होती है। तो इसके अगर समय की बात करें तो 1790 से 92 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। नेतृत्व की अगर बात करें तो इस तरफ से जो नेतृत्व था वो टीपू सुल्तान कर रहा था और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व था वो कॉर्नवालिस कर रहा था और वो उस टाइम पे गवर्नर भी था। इसके अलावा इस युद्ध के पश्चात जो संधि होती है वो थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो 1792 ईस्वी में होती है। इसके जो कारण क्या थे, टीपू द्वारा विदेशियों से संपर्क, क्योंकि टीपू की दूसरे युद्ध में वो उनसे हार यानी कि मंगलौर की संधि कर चुका था, जो कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने क्या किया, जो विदेशी राज्य थे जैसे फ्रांसीसी वगैरह उनसे संपर्क करना स्थापित कर दिया, जो कि अंग्रेजों को पसंद नहीं आया। इसके अलावा कॉर्नवालिस तथा निजाम की संधि हो गई थी, यानी कि वो दोनों मिल चुके थे, जो कि टीपू को पसंद नहीं आया था। ये कुछ कारण बन रहे थे। 1789 और 90 में केंगनानूर और आईकोटा के दुर्ग डचों से त्रावणकोर के राजा ने खरीद लिए। अब खरीद लिए तो इससे क्या परेशानी हुई, नगर क्या था वो कोचीन के अधीन था और डचों को उन्हें बेचने का अधिकार नहीं था, यानी कि जो डच थे उन्होंने उन दुर्गों को त्रावणकोर के राजा को बेच दिया था, लेकिन डचों को उन्हें बेचने का अधिकार नहीं था। तो टीपू ने क्या किया, त्रावणकोर के राजा से उनको वापस मांगा, लेकिन जो त्रावणकोर का राजा था उसने टीपू को वो जो द्वीप थे वो देने से मना कर दिया। इस वजह से टीपू ने आक्रमण कर दिया, लेकिन जो त्रावणकोर का शासक था वो अंग्रेजों का मित्र था और इसलिए युद्ध प्रारंभ हो गया, क्योंकि अंग्रेजों को एक बहाना मिल गया टीपू के साथ युद्ध करने का। कॉर्नवालिस ने मराठों तथा निजाम से संधि कर ली। अब क्या था, क्योंकि कॉर्नवालिस को लग रहा था कि कहीं मराठे और निजाम जो टीपू है टीपू सुल्तान के पक्ष में ना आ जाए, इसलिए उसने क्या किया, पहले ही मराठों और निजाम को युद्ध से अलग कर दिया। उसने क्या किया कि सैनिक सहायता के बदले राज्य बंटवारे की बात करी। कॉर्नवालिस ने मराठा और निजाम से इस बात की संधि की कि अगर वो टीपू सुल्तान को हरा देते हैं और उसके राज्य पर जो कब्जा होगा, जो भी चीज मिलेगी उसको हम मतलब उसके राज्य का बंटवारा कर लेंगे, और उसके बदले जो मराठा थे और निजाम थे उनको क्या करना था, सिर्फ अपनी सैनिक सहायता टीपू के खिलाफ अंग्रेजों को प्रदान करनी थी। तो उन्होंने ऐसा ही किया। इसके अलावा 1790 में क्या हुआ, मीडोज ने असफल आक्रमण किया, यानी कि टीपू के ऊपर आक्रमण किया, जो कि असफल हो गया। उसके बाद
90 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने स्वयं संचालन किया। 1791 ईस्वी में अंग्रेजों ने देवली और बलीपुल दुर्गों पर अधिकार कर लिया। आगे बात करें तो 1792 ईस्वी में संयुक्त सेनाओं ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। टीपू ने आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि टीपू ज्यादा दिन टाइम तक तीनों सेनाओं का मुकाबला नहीं कर सका। 15 मार्च 1792 ईस्वी श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई और इस संधि की जो शर्तें थी वो क्या थी? क्षतिपूर्ति के 3 करोड़ रुपए टीपू को अंग्रेजों को प्रदान करने पड़े और जब तक उसने वो 3 करोड़ रुपए नहीं दिए तब तक उसके 2 पुत्र अब्दुल खलिक और मुइजुद्दीन को अंग्रेजों के पास बंधक रहना पड़ा। इसके अलावा मालाबार, बारामहल, कुर्ग तथा डिंडीगुल अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। इसके बाद बात करें तो उत्तर पश्चिम का जो धारवाड़ क्षेत्र था वो मराठों को प्राप्त हो गया और कडप्पा से लेकर कुरनूल तक का जो क्षेत्र था वो निजाम को प्राप्त हो गया। इसी शर्त पर मराठा और जो निजाम थे उन्होंने अंग्रेजों को अपनी सैनिक सहायता प्रदान की थी कि वो बाद में टीपू के राज्य का बंटवारा आपस में कर लेंगे। इसमें क्या था? मराठा तथा निजाम को ऐसा, लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे। अंग्रेजों ने क्या किया? मराठा और निजाम को ऐसा क्षेत्र दिया जो दोनों के मध्य पहले से ही विवादित था, यानी कि मराठा और निजाम को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर कॉर्नवालिस का कथन है कि हमने अपने मित्रों यानी कि मराठा और निजाम को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को पंगु कर दिया, यानी कि उन्होंने मराठा और निजाम को ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं होने दिया क्योंकि उनको ऐसे क्षेत्र दिए जिनके जरिए वो आपस में ही लड़ते रहते थे। इसके अलावा टीपू को उन्होंने मतलब कमजोर बना दिया। आगे बात करें तो जो कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस के जाने के बाद जॉन शोर गवर्नर बनकर भारत आया, लेकिन मैसूर के प्रति उसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी कि उसने मैसूर की राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। आगे देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब और कैसे होता है और उसके क्या कारण थे। तो इसके अगर समय की बात करें तो ये 1799 ईस्वी में होता है और इस समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड वेलेजली था। नेतृत्व इसका टीपू सुल्तान कर रहा था और दूसरी तरफ से वेलेजली कर रहा था। अगर इसमें संधि की बात करें तो सायक संधि, जो कि टीपू के साथ नहीं क्योंकि टीपू की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है और जो पुराना वाडियार वंश था उसकी अंग्रेज यहाँ पर स्थापित करते हैं और उसी के साथ सायक संधि भी कर लेते हैं। इसकी युद्ध के अगर कारणों की बात करें तो कारण में टीपू द्वारा काबुल, फारस, अरब, मॉरिशस दूत भेजना था, यानी कि टीपू ने वही दूसरे जो विदेशी थे उनके पास दूत भेजना यानी कि उनसे संपर्क बनाना जारी रखा। तो ये अंग्रेजों को पसंद नहीं था। मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर का प्रोत्साहन उसको मिल रहा था, यानी कि मॉरिशस का जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो टीपू को सपोर्ट कर रहा था। फ्रांसीसियों को सेना में टीपू ने सम्मिलित भी किया था। ये सारी चीजें अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रही थी। इसके अलावा लॉर्ड वेलेजली उसने क्या किया? वो अपनी सायक संधि के द्वारा राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाता जा रहा था, तो उसने टीपू के सामने भी यही संधि रखी। उसने कहा कि टीपू से कि आप सायक संधि स्वीकार कर लो, लेकिन टीपू ने ऐसा नहीं किया। टीपू ने इनकार कर दिया और इसी वजह से युद्ध प्रारंभ हो गया। 1799 ईस्वी में आक्रमण हुआ। पूर्व से जनरल हैरिस तथा आर्थर वेलेजली, जो वेलेजली का भाई था, उसने आक्रमण किया और पश्चिम से जनरल स्टुअर्ट के द्वारा आक्रमण किया गया। स्टुअर्ट द्वारा सदातीर युद्ध तथा हैरिस द्वारा मालावली युद्ध में टीपू पराजित हुआ। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को भी बाद में घेर लिया क्योंकि 3 युद्ध लड़ने के बाद क्या था, जो मैसूर था उसकी शक्ति कमजोर हो चुकी थी, तो टीपू ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। टीपू युद्ध करता हुआ वहीं मारा गया। टीपू सुल्तान का खुद के बारे में एक प्रसिद्ध कथन है कि जिंदगी भर चूहे की तरह जीने के बजाय मैं एक दिन शेर की तरह जीना पसंद करूंगा, जब उसने वेलेजली की सायक संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया था। इसका जो परिणाम था वो राज्य का विभाजन हुआ, यानी कि जो युद्ध हुआ, युद्ध के बाद राज्य का विभाजन कर दिया गया। वही जो मराठा और निजाम थे उन्होंने आपस में उसके राज्य को बांट लिया। कनारा, कोयम्बटूर, दारापुरम तथा श्रीरंगपट्टनम का जो एरिया था वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। गुंटी और कुरमकोण तथा पित्तरदुर्ग निजाम को मिल गए। मराठों ने इस युद्ध के बाद कोई भी हिस्सा लेने से मना कर दिया। शेष बचा हुआ जो भाग था उस पर वाडियार राजवंश के राजा चामराज के अल्पवयस्क पुत्र कृष्णराज को शासक बना दिया गया और 1799 ईस्वी में ही मैसूर के साथ अंग्रेजों ने सायक संधि कर ली। टीपू के दोनों पुत्रों को पेंशन दे दी गई और बेल्लोर में नजरबंद उनको कर दिया गया। आगे अगर बात करें तो आर्थर वेलेजली, जो कि वेलेजली का भाई था, उसको मार्किस की उपाधि प्रदान की गई। वेलेजली ने कहा कि अब पूर्व का राज्य हमारे कदमों में है, यानी कि इस युद्ध के बाद मैसूर की जो शक्ति थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई और जो मैसूर राज्य था वो भी जो थोड़ा बहुत बचा था वो अंग्रेजों के कंट्रोल में सायक संधि के द्वारा आ गया और बाकी का जो एरिया था वो अंग्रेजों ने सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस तरह से उन्होंने मैसूर राज्य को भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। आगे एक छोटा सा राज्य है त्रावणकोर, जो केरल का राज्य था, जिसकी हमने अभी ऊपर करी कि त्रावणकोर के जो राजा था उसने टीपू से जो द्वीप ले लिए थे उसके बारे में जो युद्ध हुआ। तो त्रावणकोर को भी देख लेते हैं। छोटा सा राज्य है, तो इसकी जो राजधानी थी वो त्रावणकोर थी, यानी कि केरल राज्य की राजधानी त्रावणकोर थी। विभक्त किसमें था? ये जमोरिन के अधीन कालीकट वाला एरिया, चिराकाल तथा कोचीन और त्रावणकोर में ये विभक्त था। संगठित किया 1729 ईस्वी में
राजा मार्तंड वर्मा ने आधुनिक शस्त्रागार उसने यहाँ पर बनवाया। इसके अलावा उसने वहाँ नहरें भी बनवाई, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया उसने। इसके अलावा राजा जो रवि वर्मा था वो उसने अपनी राजधानी त्रिवेंद्रम को बनाई थी। राजा रवि वर्मा अंग्रेजी में बातचीत करता था और इंग्लिश अखबार पढ़ता था। त्रावणकोर का राज्य इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजा रवि वर्मा के बारे में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह अंग्रेजों ने मैसूर राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसी तरह अगर आप डिटेल में हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।